एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम अगेन। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आप लोगों के कहने पर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी मैंने वीडियो के एंड में इंक्लूड किए, जिनमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड भी हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर इतनी चीज़ें। इसके अलावा आप सभी को जानकारी तो है कि 300 MCQ की जो हमारी PDF है, जो बुकलेट है, वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक की सारे इंपॉर्टेंट इवेंट के MCQ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। आप इसे परचम स्टोर या फिर परचम की जो वेबसाइट है परचम स्टोर या फिर जो परचम की वेबसाइट है परचम वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसके सैंपल को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आज की क्लास के PDF के बारे में बात करें तो आज की क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का PDF ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते सबसे पहले 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल जब भी आप सुनते तो आपको अगर हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो एक दिन याद आता है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। तो आइए पहले हम इस दिन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में सुना होगा, जो कि 1919 में आया था। और इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर केवल संदेह होता है तो बिना वारंट उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जा सकता है ना। ये रॉलेट एक्ट आया था जिसको हम काला कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से, काले कानून के नाम से जानते हैं। इसी कानून के चलते पंजाब के दो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने जाते थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू। उनको ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो है गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी के विरोध में वैसाखी का दिन था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पर जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसकर के नाम से जानते हैं। मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है ना, अलग अलग, जिसमें आपने एंशियंट हिस्ट्री देखी है, एंशियंट के अलावा मीडिएबल और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैंने वहाँ पर कवर किया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के सारे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में सारी जानकारी हो जाएगी। आइए करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करते। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में है। सो पहले पर्सन है यहाँ पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। ये जस्टिस जो है, इनको क्या किया गया है? इनको एलिवेट किया गया है, इनका प्रमोशन एक तरीके से कर दिया गया है और इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बना दिया गया। ये झारखंड हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, एज अ जस्टिस काम कर रहे थे और एक्टिंग चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट में रहे हैं। एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में सर्व किया है 2022 से 2023 तक और अब इन्हें एलिवेट करके त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो नाम हो जाएगा इनका क्या? न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बना दिया गया है और ये फैसला किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये फैसला लिया गया है। पहले पर्सन ये हो गए। दूसरी पर्सन है PT उषा। ठीक है, तो PT उषा जी को सभी लोग जानते हैं, बहुत ही शानदार एथलीट रही हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के द्वारा इन्हें D.Litt का टाइटल या उपाधि दी गई है PT उषा को। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने अपना पहला जो मानव D.Litt पुरस्कार है वो PT उषा को दिया है पेरियार कैंपस में। इन्हें डॉक्टरेट डिग्री जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के द्वारा दी गई है, वहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा। अगर मैं PT उषा के बारे में बात करूँ तो इन्होंने 33 मेडल जो हैं, जिसमें 19 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में जीते हैं। साथ ही साथ सी वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन मेडल इन 4 कॉन्जिक्यूटिव एशियन गेम्स। साथ ही पहली महिला है जिन्होंने 4 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एशियन गेम्स में जो है वो मेडल हासिल किए थे। 6 मेडल इंक्लूडिंग 5 गोल्ड इन द जकार्ता एशियन एथलीट मीट इन 1985। तो एक बहुत ही शानदार एथलीट रही हैं PT उषा और इन्हें यहाँ पे D.Litt के टाइटल से सम्मानित किया है, उपाधि से सम्मानित किया है केरला यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगले पर्सन भी बड़े खास हैं, इनका नाम है केशव महिंद्रा। इनका निधन हो गया, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के। तो फॉर्मर महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन केशव महिंद्रा पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई एट द एज ऑफ 99, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के। इन्होंने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में 1963 से 2012 तक सेवाएं दी हैं। 1963 से 2012 तक महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया है। अभी रिसेंटली जो फोर्ब्स लिस्ट पब्लिश हुई थी ना, उसमें इंडिया के रिचेस्ट बिलियनियर में अरबपति
अरबपतियों में इनका नाम भी शामिल किया गया था। इनके पास टोटल जो नेट वेल्थ है या वर्थ है वो $1.2 बिलियन आकी गई है। इन्हें फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा चेविलियन दी ऑर्डर नेशनल दी लीजन दी ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 1987 में किया गया था। तो ये 3 पर्सन्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी देनी थी। आइए अब हम वापस से चर्चा करते हैं जीआई टैग के बारे में। ये है गोंड पेंटिंग। आप सभी को पता है बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है गोंड, है ना। गोंड ट्राइब आपको कई सारे राज्यों में देखने को मिल जाएगी। उनमें से एक बहुत प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो गोंड पेंटिंग ऑफ एमपी एक्वायर जीआई टैग। तो ये गोंड पेंटिंग है, गोंड ट्राइब के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग है। अधिकतर ये लोग जो पेंटिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली ये लोग फॉरेस्ट या फिर जंगल, एनिमल, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, उन पे बेस्ड ये पेंटिंग किया करते हैं। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग रिसेंटली यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो जीआई टैग के जो सिंबल्स होते हैं, मतलब ये जो पेंटिंग के सिंबल्स हैं, इनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी इन पेंटिंग्स को फर्दर यूज़ किया जा सकता है। जनरली गोंड पेंटिंग में आपको ये लोग ना प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को, जंगल को ही अपना भगवान मानते हैं। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल इनको देखने को मिलती है जिसमें इन्होंने मून, सन, ट्री, नेचर को दिखाया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ गोंड पेंटिंग हैज़ बीन डिंडोरी। इट हैज़ बीन एक्सपांडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिंडोरी। तो बेसिकली डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग है, तो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, डिंडोरी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। इन्हें ही बेसिकली जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगर मैं गोंड ट्राइब के बारे में बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। ठीक है ना। मोस्टली ये अर्थ, वाटर, एयर को ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। अब ये लोग जो भाषा बोलते हैं उसका नाम है गोंडी लैंग्वेज। और गोंडी लैंग्वेज जो है वो एक अनरिटन लैंग्वेज है जो कि द्रविड़ियन फैमिली की है। ठीक है ना, द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेज है गोंडी लैंग्वेज, जो कि एक अनरिटन लैंग्वेज है और इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में नोटिफाई किया गया है। जनरली ये लोग जो स्टेपल फूड खाते हैं, 2 प्रकार के मिलेट्स का यूज़ करते हैं जिसको कोडो और कुटकी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो एक गोंड ट्राइब के बारे में छोटी सी जानकारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली मैंने 5th साइकिल आपको टाइगर सेंसस के बारे में बताया। ये जो 5th साइकिल ऑफ टाइगर सेंसस हुई थी, इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या हाईलाइट्स हुए, इसके अलावा जो आप इंटरनेशनल बिग अलायंस के बारे में बात कर रहे थे, बिग कैट अलायंस के बारे में बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम बात करते, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और कल के दिन ये जो है वो आया था, लाइव हुआ था, स्ट्रीम हुआ था। आपको कहाँ पर मिलेगा? तो परचम वॉल्यूम 2 पर। परचम वॉल्यूम 2 को एक बार विजिट करेंगे आप, जहाँ पे बर्निंग इशू में कवर करती हूँ हर वेडनेसडे को। वहाँ पर मैंने ये 5th साइकिल जो टाइगर सेंसस हुई है इस पर डिटेल में डिस्कशन किया कि कब से ये साइकिल, मतलब कब से सेंसस स्टार्ट हुई है ना। इसके अलावा कौन सी एजेंसी है, बॉडी है जो सेंसस को कंडक्ट कराती है, वो सारी जानकारी उसमें मैंने कवर की है। तो आप चाहें डिटेल्ड वीडियो परचम वॉल्यूम 2 पर देख सकते हैं। चलिए अभी बात कर रहे हैं यूपी के बारे में। तो यूपी की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मिलेगी। रिकॉर्ड फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार फोटोग्राफिक प्रूफ या एविडेंस मिले हैं टाइगर के। इसके पहले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी भी टाइगर या बाघों को नहीं देखा गया। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट, जो सेंसस टाइगर की पब्लिश हुई है कंट्री में, उसमें बताया गया कि जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की, नया एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर टाइगर के एविडेंस मिले हैं, फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं। अब ये सेंचुरी कहाँ पर है? तो अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में गोंडा डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंचुरी फैली हुई है। बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आपको ये सेंचुरी देखने को मिलेगी और इसे 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था, जो कि लगभग 452 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और ये इंडो नेपाल जो इंटरनेशनल हमारी बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो राजा सोहेल देव थे ना, उनके नाम पे ही इस सेंचुरी का नाम सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये बेसिकली भावर और तराई इकोसिस्टम रीजन है और बहुत ही रिच यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईदू मिसमी एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईदू मिसमिस एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोग ने मिसमी ट्राइब के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में आपको देखने को मिलती है। बेसिकली जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, यही अथॉरिटी तो है जो टाइगर सेंसस को
पब्लिश कराती है ना, यही जो टाइगर सेंसस को रिलीज़ करती है और 2005 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर है। तो इसने रिसेंटली बताया है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और बेसिकली पूरा एरिया, इसे आने वाले समय में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसी जानकारी दी है। अभी डिक्लेयर नहीं किया है, वुड सून बी नोटिफाई एज अ टाइगर रिजर्व। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि इस पूरे एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के इस पूरे एरिया में ईदू मिसमी ट्राइब रहती है और जब से ये बात सामने आई है तो उनके बीच में थोड़ा सा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वो क्रोधित हैं, गुस्साए हुए हैं, क्योंकि अगर इस पूरे एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके एक्सेस पे, जो फॉरेस्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनके एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो इससे भी थोड़ा सा अनरेस्ट की कंडीशन बनी हुई है। अभी इदू मिसमी जो है वो सब ट्राइब है मिसमी ग्रुप के, जो कि अरुणाचल प्रदेश और नियर तिब्बत की बाउंड्री के आसपास ये रीजन में आपको देखने को मिलती है। वहीं जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। दिबांग रिवर के कारण इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कई सारी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सेंचुरी है बेसिकली मिसमी टकिन, मस्क डियर, गोरल, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर के लिए ही तो जानी जाती है, ठीक है ना। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंडिजिनियस कम्युनिटी मिसमी यहाँ पर रहती है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1998 में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया गया था, इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो इदू मिसमी ट्राइब है ना, इनकी जो भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर है। यूनेस्को के द्वारा इनकी भाषा को, इनकी लैंग्वेज को क्या बताया गया है, इंडेंजर बताया गया है। तो इसके ऊपर भी एफर्ट चलते रहते हैं कि इनकी भाषा को किसी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि इनकी भाषा भी इंडेंजर भाषा है इदू मिसमी ट्राइब की, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्ट या लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी टू इंश्योर दैट लाइव स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन टाइम बाउंड मैनर। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने जो आपके पशुधन है, मतलब जो गाय हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं, उनको समय पे उपचार मिल सके, क्वालिटी उनको ट्रीटमेंट मिल सके और किसानों को भी जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह तक जाने पर, और उनके जो मवेशी हैं, मतलब उनके जो पशु हैं, उनकी हानि भी ना हो, उनका सही समय पे ट्रीटमेंट किया जा सके, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, जो किसानों की, जानवरों की लाइफ को बचाने के लिए संजीवनी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो संजीवनी प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत घर घर जाके जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, वो जो मवेशी हैं या जो आपके गाय, बकरियां, भैंसें हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम, उनको क्योर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ये 12 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। कैपिटल इसकी शिमला है और धर्मशाला भी इसकी विंटर कैपिटल मिल जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और शिव प्रताप शुक्ला जो है वो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। चलिए, राजस्थान को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है राजस्थान की पहली है और ये जयपुर से नई दिल्ली जो कैंट एरिया है उसके बीच में ये चलाई जाएगी। लगभग 5.5 घंटे में या 5 घंटे 15 मिनट में पूरा डिस्टेंस को कवर कर लेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप देखिए, इस फोटो में आपको नितिन गडकरी दिख रहे हैं और ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। कौन है ये? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को संभालने का काम करते हैं नितिन गडकरी। इन्होंने रिसेंटली एक नई टनल को इनॉग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। इस टनल का नाम क्या है? कुनफर पीरहा टनल, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इज इनॉग्रेटेड पीरहा कुनफर टनल एट रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन यहाँ पे किया है। बेसिकली इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि आने वाले समय में हमें जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में जो नेशनल हाईवे है, उसके मतलब ये रामबन बनिहाल स्ट्रेच है, इसमें आप नेशनल हाईवे बिल्ड कर रहा है, तो उसी के अंतर्गत हमने इस टनल को लॉन्च किया और आने वाले समय में 4 और टनल को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जिससे जम्मू एंड श्रीनगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग हम 3.5 घंटे 3.5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लगभग 924 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब 1 आपकी टनल देखने को मिलेगी, जो कि 2.9 किलोमीटर जो कंजेस्टेड और जिगजैग एक्सीडेंट प्रॉन एरिया है उसके डिस्टेंस को ये कवर करेगी, जो कि नासरी एंड रामवन के बीच में है। और साथ ही बताया गया जो NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो आपका लेन चल रही है 4 लेन प्रोजेक्ट उधमपुर से रामवन, और इसी का हिस्सा जो है टनल भी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च परिवार, अ फैमिली सेविंग अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। तो यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के बीच के अंतर को कम करने के लिए किस बैंक के द्वारा परिवार नाम से एक नया सेविंग अकाउंट खोलने की बात की गई है? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक नए प्रकार का सेविंग अकाउंट यहाँ पे खोल रहा है जिसका नाम है परिवार। बेसिकली इसका काम यही होगा कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है और जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके बीच के अंतर को यहाँ पे कम किया जा सके। इसके अलावा SBI ने एक्सपेक्ट किया है कि जो डोमेस्टिक डिपॉजिट होता है तो SBI का डोमेस्टिक डिपॉजिट 12% तक इंक्रीज़ करना है और डोमेस्टिक एडवांस जो है वो 16% तक इंक्रीज़ करना है SBI को। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है और दिनेश कुमार खारा चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं FEI वर्ल्ड कप के बारे में। अब ये FEI वर्ल्ड कप क्या होता है? तो FEI फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल, ये बेसिकली FEI का फुल फॉर्म है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके अंतर्गत लॉन्ग जंप और जो हॉर्स वगैरह की लॉन्ग जंप रेसिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो FEI वर्ल्ड कप जो है 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया में। 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 2023 में USA में इसका होस्ट किया गया। 2024 में इसे सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ रिसीव्ड द फ्लैग ऑफ FEI वर्ल्ड कप फाइनल दैट रियाद विल होस्ट इन अप्रैल 2024। 2023 में से USA में कंडक्ट कराया गया। पहली बार किसी मिडिल ईस्ट में FEI वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है रियाद में। ठीक है ना। FEI की स्थापना जो है तभी हुई थी जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, मतलब 1921 की ही बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द फर्स्ट डेथ केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज़ बीन फाउंड। रिसेंटली H3N8 जो बर्ड फ्लू है उसकी पहली डेथ हो गई है। पहला पर्सन सामने आया है जिसका डेथ हुआ है और ये कहाँ पर रजिस्टर किया गया है? चाइना में। चाइना में एक लेडी थी 56 ईयर ओल्ड और वो इन्फेक्टेड थी H3N8 बर्ड फ्लू से जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, तो किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया है? तो आंसर हो जाएगा चाइना में। पहली बार जो H3N8 बर्ड फ्लू है इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2002 में। कहाँ पर? USA में, नॉर्थ अमेरिका में 2002 में इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था। लेकिन जो सबसे रिसेंट केस लास्ट ईयर ही डिटेक्ट किया गया था चाइना में। ये बेसिकली जो इन्फेक्टेड हॉर्स होते हैं, इन्फेक्टेड डॉग होते हैं या सील होती हैं, उनके ज़रिए ये बेसिकली H3N8 बर्ड फ्लू पाया जाता है। ठीक है, और बहुत ही कॉमन मतलब ये बर्ड फ्लू बेसिकली देखने को मिलता है पक्षियों में। इससे अब मैमल भी इन्फेक्ट होने लगे, लेकिन अभी तक कोई केसेस ऐसा नहीं मिल रहा था कि ये इंसानों में भी आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन क्योंकि बहुत ही रेयर है कि इंसानों में H3N8 बर्ड फ्लू ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में ये बात पता चली कि इंसानों को भी ये इफेक्ट कर रहा है। और लास्ट केस जो था वो फर्स्ट जो टाइम चाइना में इसे डिटेक्ट किया गया था लास्ट ईयर, और अब वो जो 3 व्यक्ति डिटेक्ट हुए थे जिनमें से एक महिला थी 56 ईयर ओल्ड, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, लेकिन ये जो H3N8 बर्ड फ्लू है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, ये बात भी WHO के द्वारा बताई गई है। अच्छा, आप लोग ने यूरेनियम के बारे में सुना होगा ना। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में जो है वो यूरेनियम का यूज़ करते हैं, है ना, ये बात आपको पता है। यूरेनियम का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो 92 होता है, ये बात भी आप सभी को पता है। और कई सारे आइसोटोप जिनका यूज़ आज के समय में हम यूरेनियम का करते हैं। अब आइसोटोप क्या होते हैं? तो हिंदी में मैं बता दूं, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिनके नंबर समान हो, है ना। समस्थानिक जिनके स्थान तो समान हो वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आइसोटोप कई सारे यूरेनियम के, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है, लेकिन अब यहाँ पे जापान की रिसर्चर्स की टीम के द्वारा एक नया आइसोटोप डिस्कवर किया गया है यूरेनियम का, यूरेनियम 241। तो यूरेनियम 241 क्या है? यूरेनियम का नया आइसोटोप है जिससे रिसेंटली इसकी खोज की गई है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ऑफ जापान के द्वारा। इसका एटॉमिक नंबर 92 है, लेकिन इसका मास कितना है? 241 है, 241 है, इसलिए इसका नाम यूरेनियम 241 नाम रखा गया है। इसको रिसेंटली फिजिक्स रिव्यू लेटर और न्यू आइसोटोप जर्नल में, यहाँ पे बेसिकली जर्नल में से पब्लिश किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो यूरेनियम 241 है इसको रिसर्चर्स ने कैसे तैयार किया। तो यहाँ पे यूरेनियम 238 न्यूक्लाई और प्लूटोनियम 198
न्यूक्लाई को बेसिकली एक्सेलरेट किया गया यूजिंग द KEK आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम की मदद से, और एक मल्टी न्यूक्लॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे एक्सचेंज किया गया न्यूट्रॉन्स को, और एक नया यहाँ पे आइसोटोप तैयार किया गया है जिसका नाम है यूरेनियम 241, और इसका जो हाफ लाइफ है वो 40 मिनट की है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 40 मिनट की बताई गई है, जिससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा हैवी मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं या आइसोटोप है, उनकी डिस्कवरी करने में, उनकी खोजें करने में सहायता मिलेगी। यूरेनियम एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यू सिंबल से इसको दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर याद रखेंगे 92 होता है। कई सारे स्मॉल अमाउंट रॉक्स में, सॉइल में आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। इसके कई सारे आइसोटोप आपको देखने को मिलेंगे जिसके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। नेचुरल स्टेट में यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 आपको नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे। बाकी आपको कुछ यूरेनियम जो है जिनको हमने लैब में भी तैयार किया है, और नया जो हमको आइसोटोप मिला उसका नाम यूरेनियम 241 है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टे सेफ विथ व्हाट्सअप। अब यहाँ पे व्हाट्सअप ने एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है स्टे सेफ। स्टे सेफ बेसिकली क्या है, जो भी स्कैम वगैरह होते हैं उससे यूजर्स के अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा होगा कि 2 स्टेप का वेरिफिकेशन अब व्हाट्सअप मांगने लगा है, और एक 6 डिजिट की आपको यहाँ पे 1 टाइप पासवर्ड या फिर 6 डिजिट की यहाँ पे आपने देखा होगा पासवर्ड भी तैयार हो जाती है ना। आप लोगों ने ये भी देखा होगा। तो 2 टाइम वेरिफिकेशन स्टेप यहाँ पे तैयार किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा, और यहाँ पे पिन की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके अलावा जो अनवांटेड मैसेजेस हैं उनको ब्लॉक और रिपोर्ट भी किया जा सकता है। ऐसे कई सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप बेसिकली लोगों को यही बताना चाहता है कि व्हाट्सएप कितना सेफ है और आप इन सेफ्टी फीचर्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इसलिए 3 मंथ का कैंपेन जो है व्हाट्सएप ने शुरू किया जिसका नाम है स्टे सेफ कैंपेन। तो स्टे सेफ कैंपेन किसका है? तो आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप का है। कितने महीने चलने वाला है? 3 महीने चलने वाला है, जिसमें बेसिकली इनका कहना क्या है कि हमें हमारे जो सेफ्टी फीचर्स है उसको लोगों तक बताना कि किस तरीके से आप इन सेफ्टी फीचर्स का उपयोग करके किसी भी प्रकार की हैकिंग से, स्कैम से अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में लोगों को अपडेट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ICICI बैंक इंट्रोड्यूस EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट। अच्छा, अभी तक जो भी हम QR कोड वगैरह को स्कैन करके UPI पेमेंट करते हैं तो आप UPI पेमेंट जनरली कर देते हो और आपके अकाउंट से पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है, पैसा जो है वो कट जाता है। क्यों ना अब ऐसा हो कि UPI पेमेंट आप करो और उसको भी EMI 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने की EMI में उसको आप चुका सको। तो ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस एन EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट मेड बाय स्कैनिंग अ QR कोड। QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। आपने वॉशिंग मशीन ली, फ्रिज लिया, आपने UPI कोड के ज़रिए पेमेंट किया और आपके पास अभी पैसे पर्याप्त नहीं है तो आप उसे EMI में 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने की EMI में चुका सकते हो। इस तरीके की पहली फैसिलिटी जो है वो ICICI बैंक ने शुरू की है। इसके पहले इसने बाय नाउ पे लेटर सर्विस को ऑलरेडी शुरू किया था, ठीक है ना। कस्टमर कैन पे अमाउंट अबव 10,000 इन ईजी इंस्टॉलमेंट। 10,000 के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं और UPI के जरिए पेमेंट करते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। ICICI बैंक ने पे लेटर फैसिलिटी की शुरुआत 2018 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2 नए इंडेक्स इशू किए हैं, 2 नए इंडेक्स जारी किए हैं। एक का नाम है REIT और दूसरे का नाम है INVIT। अब ये क्या है? REIT मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इसका मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये 2 नए इंडेक्स जो है वो पहली बार इंडिया में NSE के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बेसिकली जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, उनकी जो भी ट्रेडिंग होती है उन पर रेगुलेशन करने के लिए है ना, इन तरीके के इंडेक्स को बेसिकली इशू किया गया है NSAI के द्वारा टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट आर पब्लिकली लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ट्रांसफर इट्स नेवल वेसल टू मालदीव। बेसिकली आपको पता है कि मालदीव एक आइलैंड है, इंडियन ओशन में एक छोटा सा आपको द्वीपीय देश मिलेगा, आइलैंड नेशन मिलेगा विच इज़ मालदीव। और मालदीव और भारत के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है और इंडिया का जो सागर मिशन है उसी के अंतर्गत बेसिकली मालदीव को अपनी एक वेसल, नेवल वेसल इंडिया ने दे दी है और उसका नाम क्या है? INS तरमुगली।
आईएनएस तरमुगली उस नेवल वेसल का नाम है जो कि इंडिया ने ट्रांसफर कर दी है मालदीव को। आइए अब इस वेसल के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आईएनएस तरमुगली जो है, इसको हम बात करते हैं मई 2023-2016 में कमीशन किया गया था। इसे कमीशन किया गया था और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया वेसल है, जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता के द्वारा तैयार किया गया था। ये फर्स्ट फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि शॉलो वाटर या कम पानी में भी बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर सकती है और एक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल है। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है और इस वॉरशिप को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने का काम भारत में ही किया गया था GRSE के द्वारा। 2016 में इसे कमीशन किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसे ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम से विदाई दी है। इसकी सनसेट सेरेमनी का आयोजन किया गया था और इसको मालदीव भेज दिया गया है। अभी मालदीव के लिए रवाना हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसे रवाना कर दिया गया है और मई 2023 तक जो है वो मालदीव में पहुंचकर मालदीव का जो MCGS ह्योरावे है वहां पर जाके ये रिकमीशन कर दी जाएगी। ओके, कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, देखते हैं। सबसे पहले 3 दिन का वैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 डे वैसाखी महोत्सव 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आयोजित किया जा रहा है, जो कि डोगरा कल्चर और उनके हेरिटेज को शो करता है। इंडिया की एक रेसलर है जिनका नाम है निसा दाहिया। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 68 kg कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि कजाकिस्तान अस्ताना में हो रही है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कौन आयोजित कर रहा है, कौन होस्ट है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान है, अस्ताना। इसमें 68 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है? निसा दाहिया ने जीता है। या क्वेश्चन बन सकता है कि निसा दाहिया जिन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल हासिल किया है वो किस स्पोर्ट से है? तो आंसर हो जाएगा एक रेसलर है। नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसको IMF के द्वारा रिलीज किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिलीज किया जाता है, एनुअल रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो 5.9% रहेगी। पहले इन्होंने कहा था कि 6.1 रहेगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि 5.9% रहेगी। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और पूरी तरीके से इसे प्रोहिबिट किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कोई भी कंपनी ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करती है या होस्ट कराती है तो उनको 3 years तक का जो है वो जेल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है एशियन हॉकी मेंस चैंपियनशिप। 15 सालों के बाद एशियन हॉकी मेंस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है? तो चेन्नई इसको आयोजित करेगी। ठीक है ना, और ऑफिशियल जानकारी आ जाए फिर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सर्वे पब्लिश्ड बाय लंदन बेस्ड टाइम आउट Which city was ranked as the city with the best public transport system? तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ का है? तो बर्लिन जर्मनी का है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उडाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस IIT ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया है कि वो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को तैयार करेंगे? तो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम के लिए उडाई और IIT बॉम्बे ने MOU साइन किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीलेश सांभरे को महाराष्ट्र या फिर मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर एशियन किंग बल्चर। तो ये वर्ल्ड का पहला होगा और इसे उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की करेंसी क्या है? तो भूटान की करेंसी जो है वो नेगुलट्रम है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस एक्सरसाइज इज परफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड यूके? इंडिया और यूके के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो AF लिखा है मतलब ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी बताई थी सिंगापुर और इंडिया के बीच में है। यहाँ पे SL लिखा है मतलब ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। बची कौन? कोंकण एक्सरसाइज ही जो है वो यूके और इंडिया के बीच में होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर है। ठीक है ना। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
फिर है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज जनरली यूज बाय अस वाइल स्टोरिंग आर पिक्चर एंड फाइल एज अ बैकअप ऑन इंटरनेट? जब हम इंटरनेट का यूज़ करके अपनी फाइल को या पिक्चर को स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने क्लाउड के बारे में सुना होगा, इसे हम क्लाउड सर्विस कहते हैं। इसे हम बैकअप जब हम इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड सर्विसेज कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग अ प्रोग्राम या राइटिंग अ ब्लैंक इज अ मोस्टली कंसिडर्ड अ फर्स्ट स्टेप टू द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पहला स्टेप क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो प्रॉपर आपके पास एल्गोरिथम होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रॉपर आपके पास एल्गोरिथम होनी चाहिए। पहली स्टेप होती है प्रोग्रामिंग की। अब ब्लैंक इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्लो चार्ट कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से फ्लो चार्ट जो है वो तैयार किया जाता है ना, इस तरीके से आप लोग ने देखा होगा फ्लो चार्ट को तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप बॉक्स इज यूज टू डिनोट अ डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट ऑफ एल्गोरिथम? अब एल्गोरिथम जो हम तैयार करते हैं, फ्लो चार्ट जो तैयार करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स यूज होते हैं। कुछ आपको ओवल शेप के सिंबल्स मिलेंगे, कुछ आपको रोम्बस मिलेंगे, है ना, कुछ आपको डायमंड शेप के सिंबल्स मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो? डिसीजन मेकिंग के हम यहाँ पे डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने एक आपको यहाँ पे लिस्ट दी है। ये जो आपका ओवल शेप दिखता है ना, जब प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर रहे हैं और या प्रोग्राम को आप एंड कर रहे हैं तो आप ओवल शेप का यूज़ करेंगे। कोई भी प्रोग्राम है स्टार्ट किया और फिर बाद में आप इसे एंड करेंगे तो आप बीच में क्या करते हैं? एरो का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? आप एरो का यूज़ करते हैं। अब आप जो डेटा तैयार कर रहे हैं उसमें आप इनपुट और आउटपुट देंगे, तो इनपुट आउटपुट को रखने के लिए आप पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को अगर प्रोसेस कराना है तो प्रोसेसिंग के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ करते हो, डायमंड का यूज़ आप यहाँ पे डिसीजन के लिए करते हैं। तो ये 4-5 सिंबल हैं जो आपको याद रखने, जिससे आपकी फ्लो चार्ट का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। ओके है। फ्लो चार्ट क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। और एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की पहली जो स्टेप होती है वो एल्गोरिथम तैयार करना होता है। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा? इनमें से हरियाणा का डांस फॉर्म कौन सा है? खोरिया डांस, तिपानी डांस, राउफ या पुलिकली? ये 4 डांस फॉर्म आपको दिख रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है इनमें से हरियाणा का डांस फॉर्म कौन सा है। आप गूगल कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। बाकी सारे करंट अफेयर्स को हम कल के सेशन में देखेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।